नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स घटनाक्रम में स्वागत है आप सभी का। और आज हम 10 नवंबर के घटनाक्रम को देखने जा रहे हैं। इसमें आज लगभग 11 से 12 प्रश्न हैं और 11 से 12 प्रश्न जो ये हैं, आप कह सकते हो कि पिछले 2 से 3 दिनों के बीच के जो घटनाक्रम है उनको यहाँ पे रखा गया है। जो कुछ छूट गए थे उनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ध्यान रहे आप सबको प्रतिदिन जो आपका ये समय है, निर्धारित समय है, इस समय विशेष पर प्रतिदिन आपकी कक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, तो और आप अनिवार्य रूप से आकर देखते भी हैं। आप में से ज्यादातर छात्र जो रेगुलर हैं वो आके देखते भी हैं। तो कभी जैसे कि सेंसस से संबंधित आपका आंकड़ा दे दिया गया या वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित करंट अफेयर्स में दे दिया गया, तो उसको इस तरह नहीं समझना है कि आपके लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वन स्थिति रिपोर्ट हर वर्ष आता है, हर वर्ष तो आता नहीं। मतलब आपका करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, तो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो कुछ पिछला महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको उसको भी कवर करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब से यही प्रयास रहेगा कि सप्ताह में 2 दिन हम मान के चलें, जो पुराने टॉपिक होंगे, महत्वपूर्ण जो होंगे पिछले 1 वर्ष के, वो रहेंगे। बाकी सप्ताह के 4 दिन जो हैं वो आपके रेगुलर करंट अफेयर्स रहेंगे। यही अब से आगे प्रयास रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जैसे पूर्व में उपस्थित रहते थे। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी विषय वस्तु है कि ये 1 दिन में नहीं समझ में आ सकती है, 2 दिन में इसको हम नहीं समझ सकते हैं। जब तक हम इससे रेगुलर नहीं जुड़ेंगे तब तक चीजों को हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। और आप सब के लिए कि आप सबको रेगुलर कक्षाएं मिलती रहें, आप सबकी कक्षाएं रेगुलर चलती रहें समुचित तरीके से, उसी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब भी समय मिलता है प्रयास यही रहता है कि जो आपसे वादा किया गया वो चीजें आपको दी जाए, उसमें कोई कमी ना आए। ठीक है, तो अपने स्तर से जब हम सब प्रयास कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो कार्य है वो भी आप ईमानदारी से करें। अब यहाँ पे सबसे पहले पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, वर्ष 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है, यहां पर उसकी बात हो रही है। यहां पे G20 प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, ध्यान में रखना है आपको। बोला जा रहा है कि G20 प्रेसिडेंसी के थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन वर्ल्ड, सस्टेनेबल वर्ल्ड, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये है प्रेसिडेंसी के थीम। अब इनमें से आपको चुनाव करना है कि G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है। ध्यान रखना है आपको कि भारत वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। साथ ही साथ आपको देखने को यह भी मिलेगा कि G20 की जो बैठक होने वाली है 2023 में, वो भारत में होगी। तो इस संदर्भ में ये G20 समिट जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो G20 को हमें ध्यान से देखना है। इसके यदि हम विषय की बात करें तो आपको बता दें, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इसका विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी याद रखना है कि चाहे आपको वसुधैव कुटुंबकम देखने को मिले या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर देखने को मिले, दोनों में से जो आपको देखने को आपके उत्तर में मिल जाता है आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, तो G20 का विषय क्या है इस बार? वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 बोला जा रहा है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। यहां पे बात हो रही है एरोस्पेस कंपनी की, यहां पे बात हो रही है अंतरिक्ष कंपनियों की। आपको पता होगा भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा 2 रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, एक है GSLV, एक है PSLV। ठीक है, GSLV और PSLV का प्रयोग हम करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो इसरो द्वारा रॉकेट का प्रयोग किया जाता है,
इनके संदर्भ में इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर जो इस तरह की अंतरिक्ष कंपनियां हैं, चाहे वो स्पेसएक्स हो गया, चाहे वो ब्लू ओरिजिन हो गया, चाहे वो नासा हो गया, चाहे वो जाक्सा हो गया, या सीएनएसए हो गया, ठीक है, या रोसकॉसमोस हो गया, तो ये कौन सा रॉकेट यूज करती हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व की कई कक्षाओं में मैंने इसके बारे में बताया है, यदि आप अपना नोट्स पलटेंगे तो अवश्य देखने को मिल जाएगा। यहां पे यदि हम इस प्रश्न की विषय वस्तु की बात करें तो यहां पे जो कंपनी है इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस। आपने याद किया होगा, कई बार मैंने इसकी चर्चा की है कि यह हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है और इसके द्वारा जो तैयार किया गया है उसका नाम है विक्रम एस रॉकेट, ठीक है। कौन सा रॉकेट इन्होंने बनाया है? इन्होंने बनाया है विक्रम एस रॉकेट, ठीक है। विक्रम एस रॉकेट का निर्माण इन्होंने किया है, यह आपको पता होना चाहिए। मतलब कि डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि इस समय आप जानते हैं एलन मस्क चर्चा में, ठीक है, एलन मस्क इस समय चर्चा में है, आप सब जानते होंगे। तो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स कौन सा रॉकेट यूज करती है? तो उसको भी याद रखिएगा, इनका नाम है फॉल्कन, और फॉल्कन की 9वीं पीढ़ी चल रही, मतलब फॉल्कन 9 रॉकेट जो है वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, भारत में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से कौन है जिन्हें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा और आज से रेगुलर हो जाइए। अब 5 दिन सप्ताह में आपके रेगुलर करंट अफेयर्स मिलेंगे, बाकी सप्ताह के 2 दिन जो बचते हैं, रविवार को भी मिला के सप्ताह के 2 दिन आपके जो हैं वो पिछले 1 वर्षों के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। चलिए बताइएगा। विधि आयोग, देखो विधि आयोग जो है यदि हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं, बने हैं नए ऋतुराज अवस्थी, और याद रखिएगा इसका जो गठन है वो 3 वर्ष के लिए किया गया है। तो यहां पे सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? क्या बोला जा रहा? विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? चलिए बताइएगा, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 4 तिथियां यहां पे दी हुई हैं, आपको चुनाव करना है कि कौन सी ऐसी तिथि है। देखो जब नवंबर माह की बात करते हैं तो 1 नवंबर अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर के दिन आप देखेंगे तो भारत के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। और यदि 7 प्रदेशों की हम बात कर लें तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इनमें शामिल हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप और पुदुचेरी इनमें शामिल हैं। तो पता होना चाहिए 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। एक चीज ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया कब गया? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया 8 नवंबर को। देखो प्रत्येक माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जिन पर भी आपको नजरें बनाकर रखनी है, क्योंकि इन तिथियों से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में इस समय देखने को मिल रहे हैं। यहां पे बोला जा रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है? कौन सा ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है? आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चलिए प्रयास करिए और फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सा है आपको बताना है। देखो यहां पे यदि मैं बात करूं तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है मथुरा की। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि 2041 तक ये जो लक्ष्य रखे हैं कि मथुरा में जो है डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन बैन रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2041 का है, ये आपको पता होना चाहिए। मथुरा के पास एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है चुरमुरा। शायद जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा चुरमुरा क्या था। चुरमुरा में भारत का पहला जो हाथी अस्पताल बनाया गया था।
भारत का पहला जो हाथी अस्पताल बनाया गया था वो इसी चुरमुरा में बनाया गया था, और चुरमुरा मथुरा के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे बात हाथियों की हो रही है तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 की मुहिम है, यह आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1992 में हाथियों को संरक्षित करने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। हाथियों की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भी स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारियों में सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि गर्भकालीन जो अवधि होती है वो हाथियों की होती है, वो भी 680 दिनों की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी स्तनधारियों में सबसे ज्यादा जो गर्भकालीन अवधि होती है वो होती है 680 दिनों की। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हाथियों के संदर्भ में हुआ है, वो हुआ है जिम कॉर्बेट में। ठीक है, क्या हुआ है? जिम कॉर्बेट में पहली बार जो पालतू हाथी हैं उनके डीएनए को संरक्षित किया जा रहा है। जो पालतू हाथी हैं उनके डीएनए को संरक्षित किया जा रहा है। कहां पे? जिम कॉर्बेट में। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब था सी विकल्प, मथुरा। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है? आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात तो हो कहां पे रहा है, तो याद रखना है कंबोडिया। कंबोडिया का नाम लेते ही आपको अंकोर वाट मंदिर समूह याद आना चाहिए। अंकोर वाट मंदिर समूह क्यों याद आना चाहिए? अंकोर वाट इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि अंकोर वाट की जब आप बात करते हो तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो है वो अंकोर वाट है, यह आपको पता होना चाहिए। निर्माण किसके समय काल में हुआ था, यह भी पता होना चाहिए। तो सूर्य वर्मन द्वितीय के समय में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, सूर्य वर्मन द्वितीय, याद रखिएगा, सूर्य वर्मन द्वितीय के समय में इसका निर्माण हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। और ये जो मंदिर है ये मीकोंग नदी के तट पर है। ठीक, मीकोंग नदी के तट पर है, यह आपको पता होना चाहिए। यहां तो स्पष्ट हो गया कि आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? कंबोडिया में किया गया है। गया कौन है? तो गए हैं यहां पे भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में भारत का कौन सा प्रदेश श्रेष्ठ रहा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में भारत का कौन सा प्रदेश श्रेष्ठ स्थान पर रहा, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको यहां पे बता दें कि यही राज्य है जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में भी टॉप पर रहा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में भी यही राज्य टॉप पर रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। और यहां पे एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है टोफी, TOFI। टोफी का फुल फॉर्म क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया मतलब जंगलों के बाहर भी वनावरण बढ़ाने का प्रयास है हरियाणा राज्य सरकार का, और इस कार्यक्रम का नाम है टोफी, TOFI। टोफी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मतलब बात हो रही है हरियाणा की, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। हाल ही में पिंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पिंटोला, चलिए बताइएगा। पिंटोला पीनट बटर की एक कंपनी है, इन दिनों चर्चा में है। किससे ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है, यह आपको बताना है। सबसे पहली बात, यहां पे युवराज सिंह का नाम दिया हुआ है। युवराज सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर, नेत्रहीनों के लिए जो है T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को, यह आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखने को मिल रहा होगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के बारे में पता होना चाहिए। एक क्रीम कंपनी है बोरो प्लस, उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन बनाती है ये। ठीक है, इसके बाद फिर लियोनल मेसी का नाम आ रहा है। लियोनल मेसी के बारे में बताएं तो बाइजू ने जो है अपना, आप कह सकते हो, एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है वर्ल्ड के लिए, लियोनल मेसी को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लियोनल मेसी एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है। अब बची है पिंटोला की बात, तो पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा, बताएं।
आगामी भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह 53वां संस्करण होगा, यह आपको पता होना चाहिए। और हर बार इसका आयोजन एक ही जगह किया जाता है, वो है गोवा। ठीक है, जहां की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि फोकस कंट्री क्या है, तो याद रखिएगा फोकस कंट्री है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस इनमें फोकस कंट्री है, आयोजन कहां होगा? गोवा में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा फ्लड हब नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मंच जारी किया गया है? बताएं, किसके द्वारा फ्लड हब नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मंच जारी किया गया है? आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। चले, ट्विटर, अमेजॉन, गूगल या टेस्ला? याद रखिएगा इसका सही उत्तर है गूगल। इसको बताएं, हाल ही में मालाबार सैन्य अभ्यास किस देश में प्रारंभ हुआ है? आप जानते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, 4 देश इसमें भाग लेते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, हुआ कहां पे है आयोजन? तो याद रखना है इसका आयोजन जापान में हुआ है। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है एन, यहाँ की संसद को बोलते हैं डाइट, और यहाँ पे स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। ठीक है, जापान के संबंध में हमने बहुत बार आपको डिटेल बताई है, जैसे इनमें मिनमाता शहर देखने को मिलता है, यहाँ पे सेंदई शहर देखने को मिलता है, यहाँ पे क्वेटो शहर देखने को मिलता है, यहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा शहर देखने को मिलता है। इन शहरों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज का होमवर्क है कि उन फैक्ट को आप अच्छे से बताओगे कि मिनमाता कन्वेंशन किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सेंदई समझौता किससे संबंधित है। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया, और इनके द्वीपों के बारे में भी आप हमें बताओगे कि कौन सा शहर किस द्वीप पर स्थित है। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए, अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी चर्चा है वहीं पे समाप्त होती है, कल से थोड़ा सा सेशन और बड़ा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहे हमारे साथ, और प्लीज जैसे हम लोग लगकर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारियों का जो है वो निर्वहन अवश्य करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।